आप में से कई लोग होंगे जो इंडिया को एक विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहते होंगे। सभी लोग यही चाहते हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के नंबर 1 कंट्री बने। और ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हो। और हमारी गवर्नमेंट का भी यही आइडियोलॉजी होती है। बार बार उनके मुंह से आप यही सुनते होंगे कि अगर आपकी बार हमारी सरकार आती है तो भारत को विश्व गुरु बना देंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ कुछ डाटा पेश करना चाहता हूँ ताकि आप भी ये जान सको कि अपनी देश विश्व गुरु बनने की सफर में कहाँ तक पहुंची है। सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व गुरु कहते हैं किसको है, विश्व गुरु को अर्थ क्या होता है। तो वो देश जो डेवलप्ड हो चुकी है, उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी है, उस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी हो, जीडीपी पर कैपिटा अच्छी हो, उस देश के आम जनता को सोशल राइट मिल रहा होगा, डेमोक्रेटिक इंडेक्स के कैटेगरी में वो देश फुल्ली फंक्शनल्स लिबरल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में आता हो, उस देश में करप्शन भी ना के बराबर होनी चाहिए, उस देश में भूखमरी की संख्या भी कम हो, उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट की भी संख्या ना के बराबर होनी चाहिए और उस देश का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अच्छी रैंकिंग होनी चाहिए। जब ये सारी क्वालिटी किसी एक देश में होती है और उस देश से कोई और देश सीखता होगा, उस देश के नक्शे कदम पर चलना चाहता होगा, उस देश के अंदर जिस तरह की क्वालिटी होती है उसी तरह की क्वालिटी अपने देश के अंदर भी लाना चाहता होगा, उस देश से सीखकर एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपने देश में भी इंप्लीमेंट करना चाहता हो और उस देश के जैसे विश्व गुरु बनने का सपना देखता होगा, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये देश अब विश्व गुरु बन चुका है। अगर अपना देश इंडिया के बारे में बात करते हैं तो अपना देश विश्व गुरु बनने की सफर में कहाँ तक पहुंची है, मैं आपके सामने कुछ डाटा पेश करना चाहता हूं और उस डाटा को आप एनालाइज करके खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि भारत का सफर कहाँ तक पहुंची है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेटिक इंडेक्स के बारे में। किसी भी देश की डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है या फिर कितनी खराब है, इस चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली एक स्केल को यूज करी जाती है जिसे डेमोक्रेटिक इंडेक्स कहते हैं। इस इंडेक्स में बेसिकली 4 तरह की कैटेगरी होती है। सबसे पहला आता है फुल्ली डेमोक्रेसी, दूसरा आता है फुलेड डेमोक्रेसी, तीसरा आता है हाइब्रिड रिजीम्स और चौथा आता है ऑथोरिटेरियन रिजीम। अगर कोई भी देश फुल्ली डेमोक्रेसी की लिस्ट में आती है तो ये डाटा ये दिखाती है कि वो देश फुल्ली फंक्शनल्स लिबरल डेमोक्रेसी है। वहाँ के गवर्नमेंट पूरी ईमानदारी से काम करता होगा, वहाँ पर करप्शन भी ना के बराबर होनी चाहिए, वहाँ की मीडिया प्रेस के पास फुल्ली पावर ये है कि वो गवर्नमेंट से खुलकर किसी भी फील्ड में वो आपसे सवाल कर सकता है, वहाँ पर इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से होती है, वहाँ की आम जनता को सिविल लायबिलिटी जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट जैसे फुल्ली इन सब चीज़ों को फुल्ली इंजॉय करता हो। दूसरी आती है फुलेड डेमोक्रेसी। ये डाटा ये दिखाती है कि वहाँ की डेमोक्रेसी खराब है। इसका मतलब ये है कि उस देश में डेमोक्रेसी तो है लेकिन कुछ कमियां भी है, जैसे कि पॉलिटिकल प्रोसेस में कुछ खराबी हो सकती है, जनता के पार्टिसिपेशन लेवल में भी कुछ कमियां हो सकती है या फिर सिविल लायबिलिटी पर भी कुछ पाबंदियां हो सकती है। अगला आता है हाइब्रिड रिजिम्स, यानी कि एक ऐसा सरकारी निजाम जिसमें डेमोक्रेसी के नाम पर बस थोड़ा सा पार्ट बचा हो, जैसे कि रेगुलर इलेक्शन करवाना, लेकिन इस कैटेगरी में आने के बाद ऑथोरिटेरियन फीचर भी देखने को मिलता है, यानी कि वन पार्टी वन नेशन, या फिर आसान लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप वाला भी लक्षण देखने को मिलता है, जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी होती है, अपोजिशन पार्टी को दबा दिया जाता है और चुनाव प्रक्रिया भी कमियां देखने को मिलता है वो दबाने के लिए। ये एक ऐसा सिस्टम होती है जहां पर डेमोक्रेटिक संस्थान तो होती है लेकिन उनका इस्तेमाल सरकार के द्वारा अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑथोरिटेरियन रिजिम, यानी कि जो भी कंट्री इस लिस्ट के कैटेगरी में आ जाती है तो समझ जाओ कि वो देश अब एक ऑटोक्रेटिक देश बन चुकी है, यानी कि एक ऐसा देश जिस देश की पावर एक ही व्यक्ति के पास हो या फिर एक ही पार्टी के हाथों में होती है और लोग आम जनता के ऊपर कंट्रोल करता है, अपोजिशन को दबाता है, मीडिया के ऊपर फुल्ली कंट्रोल होती है। वहां पर इलेक्शन तो होती है लेकिन सिर्फ नाम के लिए होती है। इसी महीने साल 2024 में डेमोक्रेटिक रिपोर्ट रिलीज होती है स्वीडन के फ्रीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा और इस रिपोर्ट में इंडिया को पता दोस्तों कौन सी कैटेगरी में डालता है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डालता है। फ्लेड डेमोक्रेसी और हाइब्रिड रिजिम के बीच 2 पार्ट और ऐड की जाती है, एक होती है डिफिशिएंट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। यानी कि अब इंडिया को ऑथोरिटेरियंस की कैटेगरी में पहुंचने के लिए अब सिर्फ 2 स्टेप और बची है और इसी के साथ साथ इंडिया टॉप 10 ऑटोक्रेटिक देशों की लिस्ट में अब शामिल हो चुकी है। ये डाटा ये दिखाती है कि देश की अब सरकार की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देश की सरकार सिटीजन्स डिफॉर्मेशन एंड काउंटर टेररिज्म जैसे कानून का इस्तेमाल करता है अपने खिलाफ उठ रहे आवाज़ों को दबाने के लिए। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी अपने आप में एक स्थिति को दर्शाता है जहां पर एग्जीक्यूटिव के लिए मल्टी पार्टी का तो चुनाव होती है लेकिन ये चुनाव असली रूप से डेमोक्रेटिक नहीं होती है क्योंकि उनमें स्वतंत्रता की कमी होती है, एसोसिएशन की आज़ादी की कमी होती है, वहाँ की आम जनता की आवाज़ को दबाया जाता है, मीडिया के ऊपर फुल्ली कंट्रोल होती है, अपोजिशन पार्टी को भी दबाया जाता है और फ्री एंड फेयर और इंसाफपूर्ण चुनाव की कमी होती है। यानी कि चुनाव तो होती है पर उनमें डेमोक्रेसी की बहुत ही सख्त से सख्त कमी होती है। ओवरऑल ये डाटा हम सब हिंदुस्तानी के लिए अलार्मिंग का समय आ चुका है। ये डाटा हमें ये दिखाती है कि
अब अपने देश की लोकतांत्र कितना नीचे गिर चुकी है। अब दूसरी फैक्टर की बात करते हैं जो कि आता है हैंगर इंडेक्स। 2014 में इंडिया की रैंकिंग हैंगर इंडेक्स में 76 देशों में 55 पोजीशन पर होती है, जो कि ये डाटा हमें ये दिखाती है कि भारत में भूखमरी से लड़ने वाली की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, जो कि देश के लिए ये एक सीरियस मैटर होती है। लेकिन आज 10 साल के बाद भी इंडिया की सिचुएशन और भी खराब हो चुकी है। अब इंडिया 125वां देश की लिस्ट में 111वां रैंक पर होती है, जो कि ये डाटा हमें ये दिखाती है कि भारत की हालात पहले से और भी गंभीर हो चुकी है। यहाँ पर भूख से मरने वाली की संख्या और भी बढ़ चुकी है, और अगर हालात इसी तरह से चलता रहेगा तो और भी दिन दूर नहीं होती है जब ये सीरियस मैटर एक अलार्मिंग के कैटेगरी में आ जाएगी। अगर इस पर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाई जाती है तो ये एक देश के भविष्य और समाज विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसी तरह से दोस्तों अब अगला फैक्टर को एनालाइज करते हैं जो कि आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि मीडिया वालों को देश में बोलने की कितनी आज़ादी होती है, उनको देश हित के लिए सरकार से सवाल उठाने का कितना खुलकर आज़ादी होती है। इंडिया का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का स्थिति देखने से पता चलता है कि प्रेस की आज़ादी पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा कम हुई है। साल 2014 में इंडिया की रैंकिंग 140वां पर होती है आउट ऑफ 180 कंट्री, जबकि यही डाटा को अगर हम लोग 2024 में देखते हैं तो भारत की रैंकिंग 161 पोजीशन पर आ चुकी है आउट ऑफ 180 कंट्री। ये डाटा हमें ये दिखाती है कि प्रेस की आज़ादी में समय के साथ साथ कितना ज़्यादा गिरावट हुई है। उनको खुलकर बोलने की आज़ादी को कम करी जाती है, उनको सरकार से सवाल उठाने के लिए, देश हित के लिए भी कम हो चुकी है। इससे समझ ये आती है कि मीडिया को अपनी राय और सच्चाई को बोलने में भी कम आज़ादी मिलती है, जो कि ये चीज़ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ये चीज़ हम सभी इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि किस तरह से हम मीडिया को स्वतंत्र और मजबूत बना सकते हैं ताकि वो सरकार और अन्य पावरफुल एंटिटी के प्रभाव से फ्री रहे और समाज को एक सही और सच्चाई पर चलने के लिए उनको एक उचित जानकारी दे सकता है। अगला फैक्टर जो कि देश को विश्व गुरु बनने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो आता है अनएम्प्लॉयमेंट। 26 मार्च 2024 को ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ISD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या 35% से बढ़कर 65% हो चुकी है, जो कि ये नंबर ऑलमोस्ट डबल होती है अगर इस डाटा को हम लोग साल 2000 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। यानी कि आज से देश के 83% यूथ के ऊपर बेरोजगारी की ठप्पा लग चुकी है, और ये 83% में कोई अनपढ़ लोग नहीं होती है, बल्कि वो लोग होते हैं जो अपना सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन को क्वालिफाई कर चुके होते हैं। अगर अब अगला फैक्टर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के डाटा को देखते हैं, यानी कि देश की जनता अपने हालातों से कितना खुश है। साल 2014 में हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में अपना देश 111वां रैंक पर होती है आउट ऑफ 158 कंट्री, लेकिन आज यही डाटा 10 साल के बाद देश की 111वां रैंक पर होती है। वो रैंक बढ़कर आज 2024 में 126वां रैंक पर आ चुकी है आउट ऑफ 143 कंट्री। इससे ये साफ दिखाई देती है कि समाज में सुख और खुशी की स्थिति सुधारने के बजाय और भी हर साल कम होती जा रही है। ये ट्रेंड हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे देश में किस तरह से सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की जरूरत है ताकि लोगों की ज़िंदगी में और भी खुशियाँ और देश को विकास हो सके। करप्शन की अगर बात करते हैं तो करप्शन इंडेक्स का डाटा ये दिखाती है कि करप्शन की स्थिति पिछले 10 सालों में और भी बढ़ चुकी है। साल 2014 में इंडिया की 85th पोजीशन पर होती है आउट ऑफ 175 कंट्री, लेकिन आज की रैंकिंग और भी खराब हो चुकी है और अब अपने देश की करप्शन का रैंक और भी बढ़ चुकी है और अब इंडिया की रैंक 93 पर आ चुकी है आउट ऑफ 180 कंट्री। इससे साफ दिखाई देती है दोस्तों कि अपने देश में करप्शन की लेवल और भी बढ़ चुकी है। अपने देश में तो अब वॉशिंग मशीन का भी ट्रेंड चल रही है, जहां पर अपोजिशन पार्टी की नेता के ऊपर करप्शन का चार्ज लगती है और रूलिंग पार्टी में आने के बाद उन पर सारे करप्शन साफ हो जाती है। अगर आपके ऊपर भी किसी तरह का करप्शन चार्ज है तो आप जाकर रूलिंग पार्टी में ज्वाइन कीजिए और आपके ऊपर भी सारे करप्शन का चार्ज को साफ कर दी जाएगी। इस देश के अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें या फिर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन सभी चीज़ों का भी रिकॉर्ड बहुत ही गंदी देखने को मिलेगा। अब इन सारे मुद्दों को दोस्तों एक बार खुद से एनालाइज कीजिए, वो चाहे फिर क्यों ना डेमोक्रेटिक इंडेक्स हो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो, हैंगर इंडेक्स हो, हैप्पीनेस इंडेक्स हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, करप्शन हो, देश की स्कूल का स्थिति हो, हॉस्पिटल का स्थिति हो, टेक्नोलॉजी के बारे में हो, ये सारे चीज़ को पिछले 10 सालों में इनकी रिकॉर्ड इतनी गंदी रही है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अब इन सारे मुद्दों को खुद से एनालाइज कीजिए और अपनी आंखें को बंद कर एक बार सोचिए, अपने देश के लिए सोचिए कि अपना देश विश्व गुरु बनने की सफ़र में कहाँ तक पहुँची है या फिर अभी देश विश्व गुरु बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। हमारा मिशन है दोस्तों इस डाटा को हर देश की जनता तक इलेक्शन से पहले पहुंचाने का, ताकि देश की हर जनता ये जान सके कि पिछले 10 सालों में देश की तरक्की हुई है या फिर पिछले 10 सालों में देश की हालात और भी खराब हो चुकी है।